हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। और इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस रहेगा उसके अलोंग लेंगे हम टाइम। और टाइम अपना हो सकता है सेकंड में या मिनट में या आवर में। और जो डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं मीटर या किलोमीटर में। तो क्या यूज रहेगा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस ग्राफ की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो टाइम इंटरवल गिवन है, उस टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको भी हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या यूज रहेगा, इसकी हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर द स्पीड ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को भी हम इस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो उसका मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और उसी ग्राफ से हम देख सकते हैं अगर मोशन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन है या डी एक्सेलरेटेड मोशन है। डी एक्सेलरेटेड मीन्स रिटार्डेड मोशन, जिसमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी विद द पासेज ऑफ टाइम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी हेल्प से हम किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ऑब्जर्व करके कुछ कंक्लूजन हम वहाँ से निकाल सकते हैं। और जो कुछ पूछा जाता है उस ग्राफ से वो हम बता सकते हैं इजीली। तो जब भी कभी हमें कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ की हेल्प से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उस ग्राफ में हमें लाइन मिलती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर हमें लाइन मिलती है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो अगर वो ग्राफ मिलता है हमें इस तरह से, जो लाइन हमें मिलेगी उस ग्राफ में अगर वो पैरेलल होगी इस एक्स एक्सिस के, तो वो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट पर। देन दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा। और जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, अगर कोई लाइन हमें मिलती है स्ट्रेट लाइन उस ग्राफ में, और जो वो पास होती है कहाँ से, थ्रू द ओरिजिन ऑफ ग्राफ, तो जो ओरिजिन होगा वो क्या है, ये है। तो ये इस ग्राफ का ओरिजिन होगा जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होगा बनना। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर हमें मिलती है इस तरह से और वो लाइन पास होती है इस ओरिजिन से, तो जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और थर्ड पॉइंट जो हमें मिलता है यहाँ पर वो क्या है, इफ देयर इज ए कर्व्ड लाइन, अगर हमें उस ग्राफ में कर्व्ड लाइन इस तरह से मिलेंगी या इस तरह से मिलती है कर्व्ड लाइन, तो वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, उस ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ये तो रहेगा इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये लाइन भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी रिप्रेजेंट करेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जब भी कभी हमें कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है, हमें इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा और इन्हीं से हम पता लगाएंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस ग्राफ का आंसर देंगे। तो इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जो उस ग्राफ के बारे में पूछा गया है उसका हम आंसर देंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करूँगा।
और वहाँ पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का किस तरह का मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। यहाँ पर मैंने 3 डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनाए हैं उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें जो लाइन हमें मिलती है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है और वो ओरिजिन से पास होती है। तो इस ग्राफ को देखने से हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका किस तरह का मोशन होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि 10 सेकंड पर वो डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर और 20 सेकंड पर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर और 30 सेकंड पर वो डिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है हर बार। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का किस तरह का मोशन होगा, उस ऑब्जेक्ट का होगा यूनिफॉर्म मोशन। तो जो ये ग्राफ रहेगा ये रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए उस ऑब्जेक्ट के। और इस यूनिफॉर्म मोशन से हमें क्या पता चलता है कि जो 10 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मीटर और नेक्स्ट 10 सेकंड में भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मीटर और जो नेक्स्ट 10 सेकंड होंगी 20 to 30 वहाँ पर भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मीटर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म मोशन है वो रहेगा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, लेकिन उसका जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से जब हम इस सेकंड ग्राफ को देखते हैं तो जो इसमें जो हमें लाइन मिलती है वो मिलती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम का जो एक्सिस है उसके पैरेलल मिलती है। और इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि 10 मिनट्स पर वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर था। जिस तरह से मान लो यहाँ एक पेड़ है और इस पेड़ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक कोई कार खड़ी है और हम इस कार को ऑब्जर्व करेंगे लगभग 40 मिनट्स तक। तो जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 3 मीटर है। तो 10 मिनट पर भी वो इतनी ही डिस्टेंस पर थी इस पेड़ से, 20 मिनट पर भी वो इस पेड़ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर थी, 30 मिनट के बाद भी उस कार की डिस्टेंस उस पेड़ से 3 मीटर थी और 40 मिनट के बाद भी उस कार की डिस्टेंस उस पेड़ से 3 मीटर ही थी। इसका मतलब जो ये कार है ये किस पर है, ये इट इज एट रेस्ट। तो इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो हम उस ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि जो ग्राफ हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन के लिए है। रेस्ट मीन्स नॉट इन मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। इसी तरह से जो थर्ड ग्राफ हमें गिवन है उसमें हम देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमें लाइन मिलती है वो किस तरह की लाइन मिलती है। वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक कर्व लाइन है। इसका मतलब कर्व लाइन है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहेगा वो रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से अगर मिलती है तो हमें पता चलता है उस ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन का। अगर इस तरह से पैरेलल मिलती है हमें इस एक्स एक्सिस के तो वो ऑब्जेक्ट होगा एट रेस्ट। तो यहाँ जो कर्व लाइन मिलती है उससे हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और इस ग्राफ से भी हम पता लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो 10 सेकंड पर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल थी वो कितनी थी 1 मीटर। लेकिन जब हम 20 सेकंड के लिए हम देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, वो हम देखते हैं यहाँ पर 2.5
पर पहुंच जाती है उसकी वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रहेगी डिस्टेंस की वो रहेगी 1.5 मीटर। और 30 सेकेंड के बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऑब्जर्व करेंगे वो हमें इस ग्राफ से मिलती है इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड की टाइम इंटरवल था, उसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 मीटर, और यहाँ पर भी 10 सेकेंड का डिफरेंस है टाइम में, तो वहाँ पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मीटर, और इस 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रॉम 2.5 टू 5 मीटर। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल की है इस ऑब्जेक्ट ने 10 सेकेंड में, वो की है उसने 2.5 मीटर, और यहाँ की थी उसने 1.5 मीटर। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, और इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वो होगा एक्सीलरेटेड मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट का वो मोशन होगा एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, और उसी स्पीड को इंक्रीज करने के कारण वो इक्वल टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में कि वो रेस्ट पे है, मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। स्टूडेंट्स, जो यहाँ फिफ्थ ग्राफ है, इस ग्राफ में भी हमें कर्व्ड लाइन मिलती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और किस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेटेड होगा या नॉन एक्सेलरेटेड होगा, इसका भी हम पता लगा सकते हैं कि जब हम देखेंगे इस 10 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, 1 मीटर। तो 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 मीटर, और 20 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 मीटर। तो 20 सेकेंड के बाद जो हम उसकी डिस्टेंस ट्रेवल को ऑब्जर्व करते हैं वो है 1.5 मीटर। और जब यहाँ पर हम 40 सेकेंड के लिए देखते हैं तो 40 सेकेंड पर, तो 40 सेकेंड के बाद जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी है, 2 मीटर। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि 10 सेकेंड में वो 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 20 सेकेंड में उसको 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी। और जब 20 सेकेंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता तो 40 सेकेंड के बाद उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती वो होती 4 मीटर। और इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब जो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या है, तो किस तरह का मोशन है उसका, नॉन एक्सेलरेटेड। तो जो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है उसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है। तो जो स्पीड यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्पीड जो ऑब्जर्व होगी वो होगी उसकी डिक्रीजिंग स्पीड। और इस ग्राफ से हमें पता चलता है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और वो किस तरह का है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो हम ऑब्जर्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो इस तरह के ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ कर्व लाइन हमें मिलती है, तो इसका मतलब यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कर्व मिलेंगी हमें इस तरह से तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अगर इस तरह का हमें कर्व मिलेगा उस ग्राफ में तो हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी डिक्रीज होती जाएगी। और जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी। तो इस ग्राफ से हम पता लगाएंगे कि जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी, सी, उनकी स्पीड
क्या सभी की स्पीड सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? अगर डिफरेंट है तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी? तो हम कोई पर्टिकुलर टाइम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ 20 सेकेंड हम चूज़ करते हैं और 20 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी है? 0.5 मीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेकेंड के बाद जब हम उसकी डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 0.5 मीटर। और जब इसी 20 सेकेंड के लिए हम जो ऑब्जेक्ट है बी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें मिलती है 1.5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है आफ्टर 20 सेकेंड? 1.5 मीटर। और इसी तरह से जब इस थर्ड ऑब्जेक्ट सी के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ से, वो हमें मिलती है लगभग 3.5 मीटर। तो सी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर 20 सेकेंड? वो है 3.5 मीटर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेम टाइम इंटरवल में वो क्या है? 20 सेकेंड। तो सेम टाइम में 20 सेकेंड के बाद जो ऑब्जेक्ट ए होगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 0.5 मीटर, बी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1.5 मीटर और सी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3.5 मीटर। इसका मतलब इन थ्री ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। इनमें से कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और कोई ऑब्जेक्ट बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस 20 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो जो सी ऑब्जेक्ट है उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है इस 20 सेकेंड में। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमें देखना पड़ेगा जिसकी डिस्टेंस ट्रेवल सबसे कम होगी इस 20 सेकेंड में। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी या स्लोएस्ट स्पीड होगी। तो जो ऑब्जेक्ट बच जाता है अपना बी, उसकी स्पीड क्या रहेगी? इंटरमीडिएट रहेगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पीड रहेगी। तो जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड में हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी सी की, उससे कम रहेगी बी की और सबसे कम रहेगी ए की स्पीड। तो यहाँ से हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, और वो ऑब्जेक्ट जो उसी टाइम इंटरवल में सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड सबसे कम होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में बताया गया है कि 3 कार्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है रोड पर। और इस ग्राफ के लिए हमें ये 4 क्वेश्चंस गिवन हैं और हम इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से हम इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कार इज मूविंग फास्टर? सबसे ज़्यादा स्पीड से कौन सी कार चल रही है? तो यहाँ पर हम एक कोई पर्टिकुलर टाइम को चूज़ करेंगे और उस टाइम की हेल्प से हम ये देखेंगे कि किस कार की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी, वही कार सबसे ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस 20 सेकेंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी कार ए, बी और सी की। तो हम यहाँ से देखते हैं इस कार सी के लिए, तो जो कार सी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये पॉइंट हमें मिलता है बिटवीन 20 एंड 30 मीटर, और ये क्या है 25 मीटर। और ये किस कार के लिए है? कार सी। तो कार सी 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 25 मीटर। और इसी 20 सेकेंड के बाद हम देखेंगे कार ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ से, वो है 30 मीटर। और 30 मीटर किसके लिए आती है? कार ए के लिए। तो कार ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है आफ्टर 20 सेकेंड? 30 मीटर। अब कार बचती है हमारी बी, और कार बी के लिए हमें क्या पॉइंट मिलता है? कार बी उसी 20 सेकेंड के बाद 40 मीटर। और कार बी के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हमें मिलती है इस ग्राफ से वो मिलती है 40 मीटर। तो
इस ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि किस कार की स्पीड ज़्यादा है। तो ज़्यादा स्पीड के लिए हमने जो टाइम पीरियड है वो सेम लिया है फॉर ईच कार, तो उसी कार की स्पीड ज़्यादा होगी जो उतने समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 20 सेकंड में किस कार ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो हमें दिखाई दे रही है कार बी। तो इसका मतलब कार बी इस 20 सेकंड में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 40 मीटर। इसका मतलब जो कार बी है उसी की स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। तो सबसे कम स्पीड किस कार की होगी, सबसे कम स्पीड उस कार की होगी जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस 20 सेकंड में। तो वो है कार सी। जो कार सी है वही क्या है, सबसे कम स्पीड से चल रही है। इसका मतलब जो मिनिमम स्पीड होगी वो किस कार की होगी, कार सी की होगी। लेकिन जो कार ए है उसकी स्पीड कार बी से कम है और कार सी से ज़्यादा है। तो हम यहाँ इस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर चुके हैं कि कौन सी कार सबसे ज़्यादा स्पीड से चल रही है, और वो है कार बी। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना होगा उस डिस्टेंस ट्रेवल का बाई कार ए व्हेन दिस कार क्रॉसेस द कार बी। तो यहाँ पर हमें इस ग्राफ से हमें एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहाँ जो लाइन रहेगी कार बी के लिए वो इंटरसेक्ट करेगी उस लाइन को जो कार ए के लिए रहेगी। तो हमें कार ए और बी के लिए वो पॉइंट चूज करना पड़ेगा। वो पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पर। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर कार ए और बी एक दूसरे से आपस में क्रॉस करेंगी जब वो रोड पर चल रही होंगी। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार ए व्हेन इट क्रॉसेस कार बी, और वो हमें पता चलेगा इस ग्राफ की हेल्प से। तो जब हम इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट इस डिस्टेंस वाली एक्सिस पर हमें मिलेगा वही होगी उस कार ए की डिस्टेंस ट्रेवल जब वो क्रॉस करेगी उस कार बी को। और ये मिलता है हमें 35 मीटर, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा बिटवीन 30 एंड 40। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बी है उसमें कार ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 35 मीटर व्हेन इट क्रॉसेस कार बी। और थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह से दिया गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी व्हेन इट क्रॉसेस कार सी। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइन रहेगी इस ग्राफ में कार बी और कार सी के लिए वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो बी के लिए लाइन ये है और सी के लिए ये रेड लाइन है, और यहीं पर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन टू लाइंस का। और यहीं से हम देखेंगे जब हम डिस्टेंस वाले एक्सिस पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है हमें 20 मीटर। तो इसका मतलब जो कार बी है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 20 मीटर जब वो क्रॉस करेगी कार सी को। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिलता है कार बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 20 मीटर व्हेन इट क्रॉसेस कार सी। तो जब वो कार बी कार सी को क्रॉस करेगी उस टाइम तक वो कार बी 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। और जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, आर दे एवर मीट टुगेदर ऑन द रोड, क्या वो तीनों कार कभी इकट्ठी एक ही बार रोड पर आपस में क्रॉस करेंगी। तो इस ग्राफ से हमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहां पर तीनों लाइंस आपस में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ही लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट पर कार बी और कार ए के लिए जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है, और इस पॉइंट पर कार सी और कार ए के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब इस पॉइंट पर कार ए और कार सी आपस में क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जहां पर
तीनों लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्शन करती हो, तो इसका मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा नो। तो किसी भी पॉइंट पर वो तीनों कार आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी जब वो रोड पर चल रही होंगी। तो इस ग्राफ की हेल्प से हमने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे किसी ग्राफ से रिलेटेड, तो हमें उसे इसी तरह से ऑब्जर्व करना होगा और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे।